हेलो बच्चों, आई होप सो आपके एग्ज़ाम अच्छे हुए होंगे और आपने सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कोई कॉइल लगातार यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर घूमती है तो उसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा। हमने लास्ट लेक्चर में मोशनल ईएमएफ को डिस्कस किया था। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई कॉइल है और कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है तो इंडक्शन होगा, चाहे कॉइल मूव करे या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। तो दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा और जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे पास एक आर्मेचर है। आर्मेचर क्या होता है, एक फ्रेम होता है, उसमें कॉइल भरी हुई होती है। कॉइल का मतलब जैसे ये आर्मेचर है तो इसमें हमने क्या करा, यहाँ से एक वायर लिया और इस तरीके से इसके चारों तरफ लपेट दिया। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जनरेटर की कॉइल जो होती है या मोटर की कॉइल होती है रेक्टेंगुलर शेप में। तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और उस रेक्टेंगुलर कॉइल का ये प्लेन है। ध्यान से समझिए, रेक्टेंगुलर कॉइल इस वाइट एरिया में सपोज भरी हुई है इस तरीके से, और ये उस रेक्टेंगुलर कॉइल का प्लेन है। अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल अगर ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस नहीं करेगी, और जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसे क्रॉस नहीं करेगी तो इसके क्रॉस फ्लक्स ज़ीरो होगा। अब जैसे ही ये कॉइल ऐसे करके घूमना शुरू होगी, इसे कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करना शुरू करेंगी और ये ऐसे से करके घूमेगी और इस ओरिएंटेशन में इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर जब ये ऐसे घूमना शुरू करेगी तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स डिक्रीज होने लग जाएगा। तो जब तक ये कॉइल इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में घूमती रहेगी तब तक इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा। यही फैराडे लॉ है। तो ये इस तरीके से घूम रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके इसको क्रॉस कर रहा हो। ये मैग्नेटिक फील्ड को जब घूमेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में जब घूमेगी तो इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी करेंगी तो फ्लक्स वेरी होगा, और फ्लक्स वेरी करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा और उसकी टेंडेंसी कैसी होगी। टेंडेंसी का मतलब उसका नेचर कैसा होगा, क्या वो कांस्टेंट रहेगा और क्या वो ईएमएफ चेंज होगा। तो इसकी बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर कॉइल की पोजीशन की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। फ्लक्स वेरिएबल कैसे होगा देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमने डेफिनेशन पढ़ा हो तो फाई इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है, और जिसको हम फाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। अब चूंकि कॉइल लगातार एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है इस तरीके से, और इसकी ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ लगातार चेंज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो एंगुलर स्पीड होता है वो आपने पढ़ा होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना होता है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी होता है, और इस हिसाब से थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है, ओमेगा टी। ये आपने पढ़ा हुआ है 11th में। तो फाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है, फाई इज इक्वल्स टू आ जाता है बी ए कॉस ओमेगा टी। अब अगर बच्चों इसमें हमने एन टर्न इस तरीके से बाइंड किए हुए हैं इस तरीके से, तो फ्लक्स भी उतना ही टाइम्स बढ़ जाता है। इफ कॉइल कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न देन तब फ्लक्स क्या होगा, तब फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ये फ्लक्स होगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड है, समय के साथ में जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी फ्लक्स भी बढ़ेगा या घटेगा। अब बात कर लेते हैं ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा। तो फ्रॉम फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ में क्या बताया गया था, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के
बराबर होता है। तो अगर इसको इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो ये मिलेगा आपको डी फाई अपॉन डी टी, और यहाँ पर एन वी ए कॉन्स्टेंट है, एन बी ए कॉन्स्टेंट, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा। ये डी फाई ओवर डी टी माइनस ई के बराबर हो जाएगा, एन ये रहा, बी ए ये रहा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएट करेंगे इस स्थिति में वो आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इसको हमने डिफरेंशिएट करा। कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन ओमेगा टी आ जाए, फिर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो क्या मिला, माइनस ई इक्वल्स टू माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या मिला, ई इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसका नेचर कैसा होगा, अगर इसके नेचर की हम बात करें तो इसका नेचर कैसा होगा, ये समय के साथ लगातार चेंज होगा और इसका साइनोसाइडल नेचर है। ये इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द साइन। ये 11th क्लास में आपने वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये जो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जो साइन और कोसाइन की फंक्शंस होते हैं वो समय के साथ लगातार चेंज होते हैं। मतलब इस कॉइल के घूमने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो समय के साथ चेंज होता रहेगा। तो ये यहाँ पर देखें तो इसका ये एक तरीके से हार्मोनिकली चेंज हो रहा है, और ऐसी स्थिति में ये जो है ये वाली टर्म इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगी। तो ई इक्वल्स टू उसको लिख सकते हैं आप ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये बात हो गई, इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अच्छा, ये बात तो हो गई कि कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करेगी तो वो इतना ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी जो समय के साथ लगातार चेंज होता रहता। जनरली देखा जाए जो घरों में हमारे अल्टरनेटिंग एसी सप्लाई आती है उसका भी इक्वेशन यही होता है। अगर इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें तो आपको सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 एफ। तो इसे फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिखा जा सकता है, और वो लिखा जाएगा ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन 2 एफ टी। समय के साथ फिर से टी सब में आ रहा, टी वेरी करेगा तो ईएमएफ वेरी करेगा। इसका वेव पल्स कैसा आएगा, इसका वेव डायग्राम कैसा आएगा, तो इसका वेव डायग्राम देख लेते हैं। ये पूरी कंप्लीट साइकिल जब जहाँ से ये कॉइल अगर हम देखें, ये कॉइल ये मैंने निशान बनाया, ये कॉइल वापस इसी ओरिएंटेशन में आएगी तो एक साइकिल पूरी होगी। ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी और फिर वापस यहाँ पर जब तक ही आएगी तभी इसकी कंप्लीट साइकिल होगी। ठीक है, तो इसका जो है डायग्राम कैसे बनेगा, ये समय टाइम, ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड, वो ईएमएफ पॉजिटिव और इधर ईएमएफ नेगेटिव। तो इसका वेव पल्स डायग्राम इस तरीके का आता है कंप्लीट साइकिल में। यहाँ t इक्वल्स टू 0, यहाँ t इक्वल्स टू t/4, यहाँ t इक्वल्स टू t/2, यहाँ t इक्वल्स टू 3t/4 और यहाँ कंप्लीट t। तो ये कोई नई चीज़ नहीं, इसको आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो आपको वेव डायग्राम से ही देखने को मिल रहा है कि क्या इसका ईएमएफ चेंज हो रहा है। तो यस, इसका कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो लगातार चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो ये जब तक कॉइल घूमती रहेगी तब तक वेरिएबल ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा, और शायद यही हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलते हैं, इसको अल्टरनेटिंग सप्लाई बोलते हैं। अगर इस वेव डायग्राम में थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही है तो आप इसको देखना और मुझे बताना कि यहाँ समझने में क्या प्रॉब्लम आ रही है।
इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है अल्टरनेटिंग करंट और उसका सबसे पहला डेरिवेशन यही है। इसको एक बार अभी मैं फिर से रिपीट करूँगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब इस वीक से आपके प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसका भी आपको देखना है कि कैसे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और उसको अच्छे से देखना और उसका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी बनाना है। थैंक यू सो मच।